हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। देखो, अब मैं आपके लिए एक नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लर्निंग सेशंस लेकर आ रहा हूँ, दैट इज़ कंप्लीट काइनेमेटिक्स, जिसमें हम लोग बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने वाले हैं। इसमें मैं आपके सारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स कवर करूँगा, सारे जेई के, एडवांस के, किसी भी लेवल ऑफ एग्ज़ाम के। और हम लोग इतने बेसिक से लेकर इतने हायर कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे ना कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल द लिंक्स ऑन टाइम। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इस काइनेमेटिक के लर्निंग सेशन के फर्स्ट पार्ट से, दैट इज़ मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से कर लिया ना, तो दुनिया में काइनेमेटिक्स का कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं कि आप लोग ना कर पाओ। इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी क्लास 8 9 में पढ़ रखी है, बस उनको एकदम बेस्ट मेथड से हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे अपने दिमाग के अंदर। सब चीज़ें आपको आती है, बस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से होना चाहिए अंदर, तो वो एकदम बढ़िया से आपको रिटेन रहेगी। तो इसमें मैंने आपको इस पेज पे बताया कि हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। और एक सिंपल सा एग्जांपल स्ट्रेट लाइन मोशन का, बंजी जंपिंग। आई होप कुछ लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपने टॉपिक्स के साथ। तो देखो, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन ये काइनेमेटिक्स की वो ब्रांच है, या सबसे पहले अगर मैं काइनेमेटिक्स की बात करूँ तो काइनेमेटिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग सिर्फ मोशन की बात करते हैं। मोशन क्यों हो रहा है, उसके रीज़न क्या है, उसके कॉजेज़ क्या है, ये सब हम नहीं देखते। जिस पार्ट में हम कॉजेज़ को देखना शुरू करते हैं वो होता है डायनामिक्स। तो काइनेमेटिक्स सीरीज़ के बाद हम लोग डायनामिक्स सीरीज़ ही स्टार्ट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स सीरीज़ में अगर मैं मोशन को डिवाइड करूँ तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन: 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मोशन मतलब जो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो, सिर्फ वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो, मतलब जिसमें एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता हो। या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता जा रहा है, मतलब वो 1 डायमेंशन। या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज होता रहे, या जेड, कोई भी एक कोऑर्डिनेट। 2 डायमेंशन में एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों डायमेंशंस चेंज होते हैं, मतलब ये होता है मोशन इन अ प्लेन। ये मोशन इन प्लेन होता है, मतलब एक साथ दोनों डायमेंशंस में चलेगा ऑब्जेक्ट, तो ये 2D मोशन कहलाएगा। और एक साथ तीनों डायमेंशंस में चले तो इट बिकम्स 3D मोशन। ऑल 3 डायरेक्शंस में वो मूव कर रहा है तो 3D है। तो 1 डायमेंशनल मोशन, पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। देखो, 1 डायमेंशनल मोशन में तो पक्का ही है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा। रीज़न ये है कि उसको या तो एक्स के अलाउंग चलना है, या वाई के, या जेड के। और इन 2 डायमेंशनल मोशन इट मूव्स इन प्लेन, इन 3 डायमेंशनल मोशन इट मूव्स इन स्पेस। अब प्लेन में वो स्ट्रेट लाइन में भी चल सकता है, वो किसी कर्व में भी चल सकता है, किसी भी फॉर्म में चल सकता है। मतलब इसमें पक्का है स्ट्रेट लाइन ही चलना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है बेचारे पार्टिकल के पास, क्योंकि वो सिर्फ एक्स वाई या जेड में चल सकता है। अच्छा, पार्टिकल पार्टिकल हम इस चैप्टर में बहुत बार बात करेंगे। तो पार्टिकल क्या होता है? ये एक स्मॉल साइज डेंस ऑब्जेक्ट होगा, और इसका सारा मास इसके पॉइंट पे ही होगा, मतलब पॉइंट साइज होगा ये, पॉइंट साइज मास, इसको हम पार्टिकल बोलते हैं। तो इट मूव्स इन प्लेन 3 डायमेंशन, ये हो गया। अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना हम मोशन का, तो ये डायमेंशंस के हिसाब से क्लासिफिकेशन हुआ। दूसरा, हम मोशन को उसके टाइप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, इसको यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है, जिसमें वेलोसिटी चेंज ना होती हो। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब इसमें एक्सेलरेशन चेंज नहीं होता है। वेलोसिटी अब यहाँ चेंज होने लग जाएगी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन हो गया ना, इसलिए। एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब रेंडम मोशन, जिसमें एक्सेलरेशन बदल रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट।
तो ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। एकदम सिंपल सी चीज़ है, मोशन के क्लासिफिकेशन है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वेक्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं अपनी सीरीज़ में, जिसने वो पार्ट नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना, जिससे कि आगे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इट इज़ अ वेक्टर which shows position of a given point। है ना। इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये तो डेफिनेशन हो गई। ड्रॉ कैसे करना है, तो इन ऑर्डर टू ड्रॉ पोजीशन वेक्टर, we join position of a point with origin। हम अपने ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट को, इसको रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं, ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं उस पॉइंट से जिस पॉइंट का हम पोजीशन वेक्टर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ए हमारा एक पॉइंट है, तो ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर है जिसको हमने आर ए बोला है, बोल्ड लेटर्स में लिखा जाता है तो वो वेक्टर होता है। बी हमारा एक पॉइंट है जिसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन किया, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बन गया है, आर बी। तो हमेशा किसी भी पॉइंट को हम ओरिजिन से जोड़ देंगे तो उसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, और ओरिजिन हमारा रेफरेंस होता है हमेशा, दिस इज आवर रेफरेंस। अब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सबसे सिंपलेस्ट वर्ड में यही है, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो हम सब कुछ वेक्टर्स में डील कर रहे हैं, तो डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाले वेक्टर को हम डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि एक पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया, ए से बी पे गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से बी को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन और एरो हेड बी की तरफ रहेगा, ए से बी की तरफ। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एस वेक्टर क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब यहाँ पर देखो रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, relation between position vector and displacement vector। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जैसा मैंने अभी पीछे डायग्राम में ड्रॉ किया है, हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज ए एंड आर पोजीशन वेक्टर आर ए, एंड दिस पॉइंट इज बी एंड आर पोजीशन वेक्टर इज आर बी। ठीक है, अब what we are going from what point to what point, we are moving from A to B। हम A से B पे गए,
तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ए से बी को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन होगी, और ए से बी पे गए ना तो एरो हेड ए से बी की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। अब रिलेशन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों में रिलेशन क्या है। तो भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, जिसने वेक्टर्स के सारे लर्निंग सेशंस देखे हैं वो आसानी से देख सकता है कि इट्स अ ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, जिसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखो यहाँ से चलना शुरू किए, फिर यहाँ से दूसरा वेक्टर आ गया, और इसको उल्टे ऑर्डर में जोड़ने वाला ये तीसरा वेक्टर आ गया। तो ये एक ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन है, जिसमें आर ए वेक्टर को मैंने एस वेक्टर में जोड़ा है, तो मुझे मिल रहा है आर बी वेक्टर। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। और ध्यान रखना कि इसे याद रखना तो बहुत ही सिंपल है। मतलब मैं फाइनली कहाँ गया, मैं फाइनली गया बी पे, फाइनल पोजीशन, और मैं इनिशियली कहाँ था, ए पे था, तो दैट इज इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन सब्ट्रैक्ट कर दो तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट टू लर्न कि हमें हमेशा फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। तो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। आई होप सबको यहाँ तक बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। हम जल्दी जल्दी सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि यहाँ पे हम एक स्केलर को एक वेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर को वेक्टर से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब डेल्टा आर, ये जो देख रहे हो ये डिस्प्लेसमेंट है, और ए से हम सी तक इस पाथ पे गए, ए से बी, बी से फिर सी, ये हमारा पाथ है जो मैंने ऊपर कर्व्ड से बनाया। दिस इज़ माई पाथ। तो जिस भी पाथ पे हम चलते हैं उस पाथ की लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज path length covered by the object। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ लेंथ होगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस between initial and final position। तो ये सिंपल सी बात होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो पाथ लेंथ यहाँ पे ये डिस्टेंस है, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ए से सी तक की स्ट्रेट लाइन ये डिस्प्लेसमेंट है। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में कवर नहीं करता है। ऑब्जेक्ट एक्चुअल में जहाँ चल रहा होता है वो तो उसका डिस्टेंस होता है, वो पाथ उसकी डिस्टेंस होती है। और हाइपोथेटिकली हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ दें दो पॉइंट्स को, जहाँ से वो चला जहाँ से वो गया, तो वो कंडीशन हमारा डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करती है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मतलब इसके जो क्वांटिटी है वो हमेशा डिस्टेंस के बराबर होगी या उससे छोटी होगी, वो उससे बड़ी नहीं हो सकती। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज रिलेशन बिटवीन दैम। अब ये कैसे कह सकते हैं कि हमेशा छोटा ही होगा? क्योंकि भाई दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है वो उन दो पॉइंट्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होती है, क्योंकि इसके अलावा हम कोई भी फिगर से दो पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो वो फिगर की लेंथ तो बड़ी ही होने वाली है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड डिस्टेंस इज एनी पाथ लेंथ। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब हम स्ट्रेट लाइन में ही चल रहे हों। तो इफ़ ए से सी तक मान लो कि हमारा ये पाथ रहा
दिस इज आवर पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा, स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। तो इसका मतलब हो गया स्ट्रेट लाइन में जब हम चलें विदाउट टेकिंग एनी टर्न, तो स्ट्रेट लाइन मोशन without any turn gives condition of displacement equal to distance। ठीक है, सिंपल सी बात है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है अगर बिना टर्न के कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता जाए। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट बात। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब सब कुछ लिंक्ड है, सारी चीज़ें लिंक्ड है। तो एवरेज स्पीड जो होती है वो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो होता है। टोटल टाइम मीन्स टोटल टाइम ऑफ मोशन, कितनी देर ऑब्जेक्ट चला, और ये उसकी पाथ लेंथ है, मतलब कितने पाथ को उसने कवर किया डिवाइडेड बाय कितनी देर वो चला। और एवरेज वेलोसिटी होगी उसका उस पाथ के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ऑफ मोशन, तो वही रहेगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फंडा है, हमेशा याद रखना। मतलब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हमें टोटल पाथ लेंथ और टोटल टाइम का रेशियो लेंगे तो एवरेज स्पीड मिलेगी, और टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम का रेशियो लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। हमेशा ये फंडा काम आएगा। अब इसमें भी एक कॉन्सेप्ट हम ये लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा एवरेज स्पीड के। और ऐसा क्यों होगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। दिस इज़ आवर कॉन्सेप्ट विच वी ऑलवेज रिमेंबर। और ऐसा क्यों होगा, देखो क्यों का रीज़न क्या है कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब टाइम तो हम दोनों ही जगह सेम ले रहे हैं, मोशन का टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो इन बोथ द केसेस दे आर सेम, तो टाइम से तो टाइम कट जाएगा, और ये रिलेशन तो ट्रू होता ही है फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि भाई स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो रिलेशन रखेंगे वही एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो भाई वेलोसिटी और स्पीड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम is known as instantaneous speed और वेलोसिटी। देखो बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं एक चीज़ बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर मूविंग फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ओके, जयपुर से दिल्ली तक हम गए और दैट इज़ आवर पाथ। यहाँ से हमने चलना शुरू किया, ये इस तरह से कुछ पाथ हमने लिया होगा। तो भाई अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ योर होल जर्नी, तो हम क्या करेंगे, एवरेज स्पीड में एवरेज स्पीड, तो हम कहेंगे कि भाई टोटल पाथ लेंथ, मतलब जो हमारी कार के मीटर में हमें शो किया होगा रीडिंग कि हमने कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये हमारे पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड हो जाएगा।
अब ऐसा तो है नहीं कि जो स्पीड यहाँ से एवरेज आया, लेट अस सपोज ये एवरेज आया 54 किलोमीटर पर आवर। अब इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि मैंने ऑन एन एवरेज इतनी स्पीड से चलाया है, मतलब मैं शुरू से लेकर एंड तक बिना ब्रेक मारे 54 की स्पीड से चला हूँगा, तो मैं कुछ पर्टिकुलर टाइम में जयपुर से दिल्ली पहुँच गया हूँगा। लेकिन व्हाट इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो एक्चुअल में जब कार चली होगी, यहाँ पे वो ज़ीरो स्पीड से स्टार्ट हुई होगी, रास्ते में कुछ दूर तक सिटी क्रॉस करते करते स्पीड कई बार ब्रेक लगे होंगे, रेड लाइट पे आया होगा, फिर हाईवे पे वो किसी पर्टिकुलर स्पीड पे चल रही होगी 180 120, फिर जैसे ही दिल्ली एंटर करने लगेगा फिर ट्रैफिक होगा और फिर वो धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचेगी। तो हर इंस्टेंट पे कार की स्पीड अलग है, कहीं पे वो 140 है, कहीं 120 है। तो एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, लाइक एट दिस पॉइंट इट्स स्पीड इज़ 120 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आ रहे हैं तो इट इज़ 105 किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही सिटी में एंटर किए इट इज़ 45 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक ज़्यादा है। तो हर इंस्टेंट की अलग अलग स्पीड है। तो ये सारी स्पीड्स है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी इंस्टेंट की स्पीड होती है, और एवरेज स्पीड हम लोग कहते हैं कि भाई टोटल पाथ कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, वो सीधा एवरेज स्पीड में गिना जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड का। और अब इसमें बात आती है कि यार ये फॉर्मूला क्या है, dr/dt या ds/dt। तो देखो एक सिंपल सी बात ये है कि अगर मैं एक कर्व से हमें इसे एक्सप्लेन करें, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कर्व है जिसमें ये एक्सेस y है, ये एक्सेस x है। अब कर्व के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड बनाएंगे अगर हम, तो वो कुछ ऐसी बनेगी। और इस कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, स्लोप निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँगा, इनके दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन किया, तो दिस बिकम्स डिफरेंस ऑफ 2x कोऑर्डिनेट्स। ये अगर x2 है, ये x1 है, तो ये डेल्टा x है। इसी तरह मैंने इनके y एक्सिस पिन को ज्वाइन किया, तो दिस इज डिफरेंस ऑफ 2y कोऑर्डिनेट्स, y1 y2, एंड दिस बिकम्स डेल्टा y। तो देखो व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज टेन थीटा ऑफ द लाइन, जहाँ पे थीटा एक्स एक्सिस से उसका एंगल होता है, ये स्लोप कहलाता है। ठीक है, मैथमेटिकल टर्म, मैथ्स में आप लोग इसके बारे में बहुत जानोगे। अभी के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये अगर लाइन थीटा एंगल बना रही है तो मुझे स्लोप टेन थीटा से मिलेगा। तो इस कॉर्ड का स्लोप क्या हो गया, इस कॉर्ड का स्लोप हो गया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। ये होता है किसी भी कर्व का टेन थीटा। अब सोचो इफ पॉइंट 2 comes very close to point A, point 1 on this figure। अब इस फिगर में अगर पॉइंट 2 पॉइंट 1 के बहुत पास आ जाए तो क्या होगा। तो देखो एक और फिगर ड्रॉ करता हूँ इसके लिए मैं। ये हमारे पास एक्स वाई एक्सिस, और यहाँ पे सेम वैसा ही कुछ कर्व बना लेते हैं। यहाँ हमने पॉइंट 1 मार्क किया और पॉइंट 2 इसके बहुत पास ले आते हैं, है ना, अभी जितना है ये बहुत पास है। अब इसमें क्या कंडीशन आएगी देखना कि मेरे पास यहाँ पर ये बन गया y और ये बन गया y2, ये y1 ये y2 बहुत पास पास है, ये x1 और ये x2। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड कैसी बनेगी, तो भाई इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड ऐसी होगी। थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ इस तरह से। अब इस कॉर्ड का टेन थीटा मुझे कैलकुलेट करना है, तो भाई ये है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई, एंड व्हाट इज टेन थीटा, ये डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स,
तो ये एंगल यहाँ पे जो बना होगा ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा ही है। यहाँ छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा होगा आपको, मैं एक बार हाइलाइटर से बताता हूँ। ये छोटा सा ट्राइंगल, इसका एंगल और ये वाला एंगल सेम ही है। तो देखो मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इन दिस केस। अब क्योंकि मैंने ये बहुत पास पास लिए हैं ना, तो ये जो डेल्टा एक्स जो मैंने लिखा है, दिस इज़ वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटा है। और इसको मैं मैथ्स में ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ कि डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, बहुत छोटा है। और ये कहलाता है LIMS लिमिट, मतलब डेल्टा एक्स की लिमिट बहुत छोटी है, बहुत छोटा वैल्यू है वो। तो ये ऐसा बन जाएगा। और जब बहुत छोटी वैल्यूज़ को ऐसे लिखा जाता है ना, तो मैथ्स में इसके लिए यूज़ किया जाता है डेल्टा की जगह dy और डेल्टा एक्स की जगह dx। और अब इसमें लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, dy बाई dx, दिस इज स्लोप, है ना। और यही चीज़ डिफरेंशिएशन भी कहलाती है, दिस इज डिफरेंशिएशन। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंशिएशन के, वी विल डिस्कस ऑल द फॉर्मूलाज। उनके डेरिवेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल द पार्ट्स ऑफ मैथ्स, यू विल डिस्कस देम। बट फिज़िक्स में फॉर्मूलाज लर्न करना ज़रूरी है। तो भाई ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। अब अगर मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करूं या वेलोसिटी की, पहले वेलोसिटी की बात करते हैं, दिस इज़ वेलोसिटी। तो भाई सिंपल सी बात है कि इट इज़ डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो होगा, दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज़ टाइम। अब ये टाइम इंटरवल कितना छोटा है भाई, इंस्टेंट कितना छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, तो टाइम इंटरवल इज़ वेरी स्मॉल। और इस चीज़ को मैथ्स में हम लिख सकते हैं ऐसे, ds बाई dt, मतलब ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना डिस्प्लेसमेंट का, तो हमें मिलता है वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये यहाँ पे s या यहाँ पे r एक ही बात है, पोजीशन का रेट ऑफ चेंज या डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज इज सेम। वही चीज़ अगर हम स्पीड पे आ जाएं, तो भाई एक इंस्टेंट बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। यहाँ पे भी अभी हम देख सकते हैं कि इन दो पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, कोई कर्व नहीं है यहाँ पर, समझ रहे हो। पाथ लेंथ और डिस्टेंस दोनों चीज़ें, डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाएगी फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल। देखो कैसे, मान लो ये मेरा पाथ लेंथ है, मैं 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक गया, तो मैं पूछूंगा भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये हुआ, और पाथ लेंथ है ये ब्लैक लाइन। अब मैं 2 पॉइंट को बहुत पास बनाऊंगा, देखना ये ऐसा था, ये 1 पॉइंट और ये वाला 2 पॉइंट। अब बताओ भाई कि इसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे बनाऊं, तो 1 से 2 को जोड़ दो। अब देखो ब्लैक लाइन और रेड लाइन ओवरलैप कर गई ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम हो जाता है बहुत छोटे टाइम के लिए, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम हो जाएगा, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी सेम आ जाएगी। इसीलिए हमने डिस्प्लेसमेंट का रेट या पोजीशन के रेट का मॉड ले लिया है। मॉड मतलब अब डायरेक्शन हटा दो तो इट बिकम्स स्पीड। तो भाई ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड ऑल। आई होप आज का ये सेशन सबको बहुत अच्छा लगा होगा। सारी चीज़ें हमारी पुरानी ही चीज़ें हैं, पढ़ी हुई है। ये कुछ मैंने नई चीज़ बताई है कि रेट कैसे निकाला जाता है, रेट का मतलब क्या होता है और स्लोप का मीनिंग क्या होता है। अब नेक्स्ट आने वाले सेशन में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी कराऊंगा साथ में। तो बच्चों इन सब को रिवाइज़ करो, और अगर आपको इस सेशन में मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब लोगों में फैला दो, क्योंकि मैं आप लोगों को काइनेमेटिक्स का बेस्ट सीरीज़ देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।